Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we discuss the last topic of the excretory products and their elimination, and the last topic is disorders of excretory system. जितनी भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और लाइफ के लिए इसेंशियल है, बट साथ ही साथ उसके कुछ डिसऑर्डर्स भी है। हर एक सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स आपके जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां जुड़ी हुई है और उसके ऊपर कुछ क्यूर मेथड भी हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। द फर्स्ट इज रीनाल कैल्क्यूली। दिस इज नथिंग बट द किडनी स्टोन। इसी को हम बोलते हैं किडनी स्टोन। किडनी के अंदर पत्थर हो गए, किडनी के अंदर स्टोन हो गया। अब ये स्टोन होता कैसे है? ये स्टोन होता है इनसोल्यूबल सॉल्ट से। अब ये इनसोल्यूबल सॉल्ट क्या है? ये इनसोल्यूबल सॉल्ट है ऑक्सैलिक एसिड की वजह से बनते हैं हमारी बॉडी में, एंड दैट सॉल्ट वी कॉल्ड ऑक्सैलेट। सो वो जो स्टोन है उस स्टोन को भी हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सैलेट, जिसकी वजह से किडनी के अंदर स्टोन जमा हो जाते। अब किडनी का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो हमने देखा है, इतना पतला पतला सा नेफ्रॉन है। अब इतने पतले पतले से नेफ्रॉन में इतना गुठली जैसा, अब एकदम छोटा सा आपका एक दाने के बराबर का भी अगर स्टोन हो जाता है तो वो ब्लॉक कर देगा। आपकी जो यूरेटर है, यूरेटर भी इतनी पतली सी पाइप है, यहाँ पे आके कुछ जमा हो गया तो वो यूरेटर को ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक कर देगा तो इसी कंडीशन को हमने कहा किडनी स्टोन, इसी कंडीशन को हमने कहा रीनाल कैल्क्यूली। किसका है ये स्टोन बना? ये स्टोन बना है कैल्शियम ऑक्सैलेट का। किसकी वजह से बनता है? ऑक्सैलिक एसिड के एक्युमुलेशन की वजह से। अब ऑक्सैलिक एसिड आता कहाँ से? ये क्या है? ये इनसोल्यूबल सॉल्ट है। इनसोल्यूबल सॉल्ट है मतलब वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व नहीं होता। कहाँ से आता है? इससे रिलेटेड अगर हमने फूड मटेरियल खा लिए तो उसमें थ्रू वो बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बट बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत लंबा पीरियड लगता है ये सब चीज़ एक्युमुलेशन होने के लिए। कहाँ कहाँ मिलता है ऑक्सैलिक एसिड आपका? ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो में है। टोमेटो इज़ द रिच सोर्स ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पिनच, पालक में है आपका। तो ऐसे कुछ फूड मटेरियल है जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड रिच पाया जाता है। अगर उसका एक्सेसिव इंटेक्ट हम करते हैं तो उसमें वो एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनसोल्यूबल है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल सकता। तो ये डिसीज़ कहलाता है रीनाल कैल्क्यूली। अगर छोटे छोटे स्टोन है राई के दाने के बराबर के, तो फिर ऐसे कंडीशन में कुछ दवाइयों गोलियों के द्वारा, कुछ केमिकल्स के द्वारा उसको डिज़ोल्व किया जाता है ना, डिज़ोल्व करके बॉडी में से रिमूव किया जाता है। बट अगर कुछ बड़ा ही स्टोन बन गया, फंस गया है वो, अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो आपके टेक्निक के द्वारा, कुछ आपकी जो मेडिकल टेक्निक्स है उसके द्वारा उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन वो पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो यूरिन के थ्रू बॉडी में से रिमूव हो जाते। तो ये कुछ उसका क्यूरेबल मेथड है। दूसरा जो डिसीज़ है दैट इज़ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। Glomerulonephritis is nothing but the inflammation on glomerulus. ग्लोमेरुलस जो एरिया बेटा, वहाँ पे एक्चुअल फिल्ट्रेट हो रहा है, एक्चुअल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, और अगर उसी एरिया में सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन हो गया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी अफेक्ट हो जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाएगा। तो ये डिसीज़ कहलाता है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके ये जो 3 डिसीज़ में यहाँ पे लिखे हैं, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमने इनके ही बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देन थर्ड कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया और रीनाल फेल्यूर। रीनाल फेल्यूर और यूरेमिया, यहाँ पे रीनाल नाम बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी किडनी को जो ब्लड का सप्लाई कर रहा है ना, उस आर्टरी को रीनाल आर्टरी एंड उस वेन को रीनाल वेन कहा जाता है। तो वो पूरा सिस्टम एज ए रीनाल के नाम से
पहचाना जाता है। तो रीनल फेल्यूर अगर हो गया, इस कंडीशन को कहा जाता है यूरेमिया। ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? ऐसे कंडीशन में पेशेंट की डायलिसिस की जाती है, जिसी को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड से रिलेटेड डायलिसिस। डायलिसिस को दूसरा नाम भी है, इसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या होता है, दोनों किडनियाँ फेल हो गई। अब दोनों किडनियाँ यूरिन बना नहीं रही, दोनों किडनियाँ यूरिन बना नहीं रही, तो यूरिया तो बन रहा है लीवर के पास, लीवर से आएगा किडनी के पास और किडनी से जाएगा बॉडी के बाहर बाय सुसु। बट अगर आपका यूरिया तो बन रहा है बट यूरिन नहीं बन पा रहा है, तो यूरिया क्या होगा, ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होगा, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि जब ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया, है ना। और यूरेमिया बढ़ता जाएगा तो जो रीनल है हमारा वो फेल हो जाएगा, रीनल फेल्यूर, इसी को हमने बोला रीनल फेल्यूर। अब ऐसे कंडीशंस में बॉडी में से यूरिया जो निकालने की प्रोसेस है, दैट वी कॉल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। किसके थ्रू की जाती है? जो हमारी ओरिजिनल किडनी है वो तो काम नहीं कर रही है, तो वो किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। आर्टिफिशियल किडनी क्या है? एक मशीन है, एक मशीन के थ्रू हम यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो मशीन के थ्रू कैसा होता है ये हम देखेंगे। आउटसाइड द बॉडी, ये है हमारा, यहाँ से एक आर्टरी से हमारी बॉडी में से ब्लड निकाला जाता है। बॉडी में से ब्लड निकाला गया, यहाँ पे इसके अंदर एंटीहिपेरिन ऐड किया गया एंड ये जो है ये दैट वी कॉल्ड सेल्फेन मेम्ब्रेन। इस सेल्फेन मेम्ब्रेन के पास कुछ ट्यूबुल्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज ट्यूबुल्स आर हाईली पोरस, बहुत ही ज़्यादा पोरस नेचर के हैं। पोरस मतलब अंदर से हॉलो कैविटी है। तो जो ये ब्लड है हमारा इस सेल्फेन मेम्ब्रेन से इस पोरस एरिया से फिल्ट्रेट होता है, और फिल्ट्रेट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर फिल्ट्रेट होगा, उसमें से जो यूरिया है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से यूरिया को रिमूव किया गया, ओके। अब यूरिया यूरिन में कन्वर्ट करने का झंझट ही नहीं, डायरेक्ट यूरिया निकाल दिया बॉडी में से, ब्लड में से डायरेक्ट यूरिया ही रिमूव कर दिया। बट अब ये ब्लड को बॉडी के अंदर भी तो डालना पड़ेगा। फिर ये ब्लड आपका फिर से सेकंड वाले आपका जो सिस्टम है उसके द्वारा बॉडी के इनसाइड छोड़ा जाएगा अनादर आर्टरी में। बट बिफोर इंजेक्टिंग इनसाइड द बॉडी इसके अंदर एंटीहिपेरिन ऐड किया जाएगा। ये क्या है? हिपेरिन हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहने वाला एक केमिकल है जो हमारी ब्लड को इनसाइड द बॉडी कोयागुलेशन से बचाता है। बॉडी के अंदर कोयागुलेशन ऑफ द ब्लड नहीं होने देता हिपेरिन, तो इसके अंदर एंटी हिपेरिन मिला दिया जाएगा जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर कोयागुलेशन ऑफ द ब्लड नहीं हो। एंड देन बॉडी का टेम्परेचर जो होगा हमारा कितना है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में ब्लड को लाया जाएगा एंड फाइनली इट इज़ इंजेक्टेड इनसाइड द बॉडी। एंड दिस होल प्रोसेस वी कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस और हीमोडायलिसिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। जो आर्टिफिशियल किडनी, दिस इज़ द आर्टिफिशियल किडनी, इसके द्वारा बॉडी में से यूरिया को रिमूव किया जाता है। बट दिस कंडीशन इज़ द बून फॉर द सेवरल किडनी फेल्यूर पेशेंट। बहुत सारे किडनी फेल्यूर पेशेंट है उनके लिए ये बून साबित होता है, एक वरदान साबित होता है। बट ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल भी क्रिएट है, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है। एज वेल एज वन टाइम डायलिसिस करने के लिए आपका जो टाइम लगता है वो लगता है 4 आवर्स। 4 घंटे की प्रोसेस है, नियर अबाउट 4 घंटे में आपके बॉडी में का पूरा ब्लड रिमूव किया जाए, पूरे के पूरे ब्लड में से यूरिया को रिमूव किया जाएगा। 4 घंटे की प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन डालने पड़ते हैं बार बार, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी पार्ट्स है वो भी वो भी आपके अफेक्ट हो जाते हैं। एज वेल एज वीक में, एक वीक के अंदर एटलीस्ट 2 टाइम्स रिपीट करनी पड़ती है। हर एक वीक में 2 बार 4 घंटे की प्रोसेस, एज वेल एज कुछ पैसा तो लगता ही होगा इसको,
करने के लिए, तो ये थोड़ी सी खर्चीली मेथड हो जाती है, बट ठीक है, फिर भी बहुत सारे पेशेंट इस मेथड के थ्रू अभी भी लिविंग कंडीशन में है जिनकी दोनों किडनियाँ फेल्यूर हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी आर्टिफिशियल किडनी। इस कंडीशन को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। कभी कभी आपको शॉर्ट नोट पूछी जाएगी आर्टिफिशियल किडनी के ऊपर, कभी कभी आपको डायलिसिस की प्रोसेस पूछी जाएगी, या कभी कभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। एंड आपके नीट के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। देन द लास्ट पॉइंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या होता है? अब हमें डायलिसिस नहीं करना, बहुत बार बार करना पड़ता है, बॉडी ख़राब हो जाती है, तो हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई किडनी डोनर हमें मिल गया तो किडनी डोनर में से बॉडी में से किडनी निकाल के पेशेंट की बॉडी में लगा दी जाती है। दैट प्रोसेस वी कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बट फॉर दैट प्रोसेस क्या चाहिए? क्लोजली रिलेटिव की किडनी चाहिए। क्यों भाई? क्लोजली रिलेटिव में यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है सिबलिंग को, सिबलिंग के बाद आपके पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के बाद फिर मैटरनल साइड का कोई होगा पेरेंट्स में, या फिर कोई पैटर्नल साइड का कोई रिश्तेदार होगा, उनको ये पहले हम उनकी किडनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है। सिबलिंग का तो हमारा सिबलिंग के साथ जेनेटिक मटेरियल बहुत मिलता जुलता रहेगा। अगर हम उसकी किडनी लगाते हैं तो वहाँ पे जो फेल्यूर होने के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम नॉट अलाउ द फॉरेन मटेरियल इंजेक्ट इनसाइड आवर बॉडी। ये हमें पता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है बेटा इतनी समझदार है ना कि कोई भी फॉरेन मटेरियल को हमारी बॉडी में आने ही नहीं देती। अगर हमने किसी थर्ड बंदे की किडनी लगा ली हमारी बॉडी के अंदर जिसका जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेगी? उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी तो क्या होगा? फाइनली वो किडनी फिनिश हो जाएगी। उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है मतलब वो सर्वाइवल वहाँ पे नहीं कर पाएगी। तो जब भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तब क्लोजली रिलेटिव की अगर किडनी मिल जाती है तो वो वहाँ पे जो फेल्यूर के चांसेस है वो बहुत कम हो जाती है। मोस्टली सिबलिंग की अगर मिलती तो सिबलिंग की मिलती तो वहाँ पे फेल्यूर के चांसेस एकदम निग्लिजिबल हो जाते हैं। एंड देन आपके जो अदर रिलेशंस है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और अगर कोई रिलेशन वाला नहीं मिला फाइनली तो क्या किया जाता है? फाइनली फिर ब्लड ग्रुप की मैचिंग देख के आपका किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। बट ऐसे कंडीशंस में आपका जो पेशेंट रहता है उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बिकॉज कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की जो प्रोसेस है उसकी वो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होने की पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हियर योर लेसन इज कंप्लीटेड। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और इसके पहले के भी टॉपिक अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुए तो एक बार उस वीडियोज़ को जाके वॉच कीजिए, फिर से बार बार उसको देखिए तो आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। And yes, if you want to the notes related to that topic, so please check the description box.